यस, तो इन टुडेज लेक्चर बच्चों हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, दैट हाउ मैग्नेटिज्म इज एसोसिएटेड विद एन एटम। किस तरीके से जो मैग्नेटिज्म है वो एटम से एसोसिएटेड है, कहाँ से एटम के अंदर मैग्नेट के कैरेक्टर्स जो हैं वो आते हैं, उस चीज को अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबको पता है कि जो एटम है दैट कंसिस्ट ऑफ nucleus and electrons, and electrons revolve around the nucleus in fixed circular orbits according to Bohr theory। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल मोशन करता है अलोंग विद द स्पिन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो है -e, दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बेटा हम मान के चल रहे हैं -e, एंड e हमारे पास कितना होता है, e हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होता है ये, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये कितना होता है, नेगेटिव -1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम होता है। हम मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट। और हमें पता है जो मूविंग चार्ज है या जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, that moving electron constitutes current। जो मूविंग चार्ज है वो तो करंट पैदा करेगा ही करेगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास इसके रिवॉल्यूशन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो करंट आ रहा है वो करंट है हमारा I, and that is rate of change of charge with respect to time, that is dq by dt। ठीक है, and now consider I ds is equal to dq by dt ds, where ds is the circumference of the loop या ऑफ द ऑर्बिट। यहाँ पे जो ये ds है हमारा, ये ds क्या है, इस r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, अब देखिए ds by dt is rate of change of distance with respect to time, it will become velocity। ठीक है, it will become velocity, that is I ds is equal to dq v, where v is the velocity of the electron, and this ds is equal to circumference of the orbit, that is 2 pi r। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया बेटा, that I 2 pi r is equal to dq, charge on electron, that charge on electron will be, this is equal to minus of ev, where v is the velocity and minus of e is charge on electron। ठीक है, और यहाँ से एक रिलेशन और आपको पता होना चाहिए, क्या, that v is equal to omega cross r। v is linear velocity and omega is angular velocity and r is our radius vector from center of the orbit to electron। v हमारे पास क्या है, linear velocity है, v is linear velocity, omega क्या है हमारे पास, angular velocity।
सर्कुलर मोशन के केस में दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंड आर हमारे पास क्या है, रेडियस वेक्टर। आर इज अवर रेडियस वेक्टर। देखिए बच्चों, ये जो रिलेशन है, अक्सर हमारे पास ज्यादातर रिलेशंस कौन से होते हैं, ज्यादातर रिलेशन हमारे पास आर क्रॉस ओमेगा या आर क्रॉस समथिंग के होते हैं। जैसे आप टॉर्क निकालते हो तो वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो इस रिलेशन को लिखते टाइम आप ये स्पेशल ध्यान रखेंगे, दैट इज ओमेगा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस ओमेगा। क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उनका अपोजिट आ जाएगा। तो आप ये चीज को ध्यान रखेंगे, लीनियर वेलोसिटी इज ओमेगा क्रॉस आर ऑलवेज, नॉट आर क्रॉस ओमेगा। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या करेंगे कि ये जो v का मैग्नीट्यूड अगर हम लेके चलते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज अगर इसको देखते हैं, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा को हम हमारे इस फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे, जो कि हमारा क्या आया है बेटा, जो आया है हमारा I 2 पाई r इज इक्वल टू माइनस ई, v का वैल्यू रखेंगे r ओमेगा, यहाँ से I का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, r से r हो जाएगा कैंसिल आउट, I का वैल्यू हमारे पास आएगा बच्चे माइनस ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई करंट का वैल्यू आ जाएगा। दिस इज द करंट associated with electron revolving in the orbit of radius r। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटोस्टेट जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, यहाँ से अभी तक हमें एक बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो आप वहां पे उसको क्या कह सकते हो, दैट इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर लूप ऑर्बिट बिहेव्स एज अ करंट कैरिंग लूप। और हमें ये पता है कि करंट कैरिंग लूप के साथ मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड होता है। ठीक है, करंट कैरिंग लूप के साथ एक मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड होता है, एंड दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन एज एरिया ऑफ द लूप मल्टीप्लाइड बाय द करंट कैरिड बाय द लूप। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक करंट कैरिंग लूप के जैसा है तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ, इसके मोशन के साथ भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड होगा, एंड दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय म्यू एम I into A, where A is the area of the orbit or area of the loop, that is pi r square. Use value of I minus E omega upon 2 pi into में pi r square. So magnetic movement associated with the loop हमारे पास कितना आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द लूप जो है बच्चों वो हमारे पास आ गया है यहाँ से म्यू एम इज इक्वल टू माइनस ई ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, माइनस ई ओमेगा एम आर स्क्वायर बाय 2m, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हमने अभी ऐसे क्यों लिखा है, इस चीज का भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, अब एक बात बताइए, अगर ये लूप में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम भी होगा, दैट इज L। और जो L क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम
और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चों आपको क्या पता है, क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा, क्या होता है भाई? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा r क्रॉस p, r क्रॉस p, p इज अवर लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे p हमारा क्या है बच्चों? p है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो यहां से आप अगर इसको लिखते हैं r क्रॉस m v, ठीक है, तो दैट इज m r क्रॉस v, और v को आप क्या लिखते हो बेटा? v को हम लिखते हैं ओमेगा r। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करेंगे तो दैट इज m r v एंड दिस इज m r स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू है? L का वैल्यू है, दैट इज m r स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो यहां से आप म्यू m को क्या लिख सकते हो? म्यू m को अब आप लिख सकते हो माइनस ई बाय 2m L, that is magnetic momentum associated with an electron revolving in an circular orbit of radius r is associated with the angular momentum, orbital angular momentum L of electron, that is with the relation minus e by 2m L, ठीक है। अब देखिए ये चीज आपको क्या बताती है? जो नेगेटिव साइन यहाँ पे आया है बच्चों, एक नेगेटिव साइन है, शायद आपको बोर्ड की वजह से क्लियरली अभी दिख रहा होगा। जो ये नेगेटिव साइन है ये हमें बताता है कि जो L का डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट है, ठीक है। तो अगर L का डायरेक्शन हमारा ये है, कैसे पता लगाओगे? L हमारा ये R है, हमारा पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। L हमारा क्या है बच्चों? R क्रॉस P, P का डायरेक्शन क्या होगा? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो R है हमारा इस साइड, V है हमारा टेंजेंशियल, तो R क्रॉस V करोगे, ठीक है, R क्रॉस V करोगे तो हमारा थंब आएगा ऊपर की साइड, ठीक है ना। तो ये L का डायरेक्शन है हमारा, और L के अपोजिट का डायरेक्शन हमारा होगा ऑर्बिटल मोमेंटम का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोमेंटम का। तो अगर ये L है हमारा, तो इस साइड में हमें क्या मिलेगा? दिस इज अवर म्यू m, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है बच्चे? इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। आप याद रखेंगे मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अब इसके बाद एक स्टेप और हम आगे चल के देखते हैं। आपने जब एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक वेक्टर एटम मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो उस वेक्टर एटम मॉडल में बेटा आपने पढ़ा होगा कि क्वांटम मैकेनिकली जो L है वो कोई भी ओरिएंटेशन नहीं ले सकता है, उसकी कुछ सर्टेन वैल्यूज होती हैं, पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। जब उसको एटम को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसका जो L है, ऐसा नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हर एक ओरिएंटेशन ले सकता, उसकी कुछ स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होती हैं। तो जो L है आप उसको कैसे लिखते हो? L को हम लिखते हैं ml h कट, वेयर ml हमारा क्या है? ml हमारा होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम क्वांटम नंबर या नंबर। और जो ml है वो कहां से कहां तक की वैल्यूज ले सकता है बच्चे? ml की वैल्यूज ले सकता है माइनस ऑफ L से लेके किधर तक?
प्लस एल तक इन स्टेप्स ऑफ यूनिटी, माइनस एल से लेके प्लस एल तक वैल्यूज ले सकता है इन स्टेप्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो यहां से आप एल का वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं, माइनस ई बाय 2m ml h कट, यहाँ से माइनस ई h कट बाय 2m ml। तो ये जो ई एच कट बाय 2m आपके पास टर्म आया है, इसको हम बोलते हैं बेटा, ये होता है हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, जिसको हम म्यू बी से डिनोट करते हैं, म्यू बी से। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन है। बोहर मैग्नेटॉन का वैल्यू आप जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चे। बोहर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू है आपके पास म्यू बी की वैल्यू आपके पास होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, और यहां से आपके पास एक रिलेशन आया दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस म्यू बी ml, where mu b is Bohr magneton, or it is orbital magnetic moment of electron is measured in units of Bohr magneton. This is quantum of orbital magnetic moment associated with electron. Bohr magneton is quanta of orbital magnetic moment associated with electron, and its value is 9.27 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म associated with the orbital motion of electron. अब बेसिकली देखिए, केवल ये ऑर्बिटल मोशन ही मैग्नेटिज्म का कारण नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन भी होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो 3 चीजों से डिसाइड होता है बेटा। जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है एटम का वो 3 चीजों से डिसाइड होता है। पहला क्या है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा आता है हमारे पास स्पिन मोशन या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियर स्पिन, एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियर स्पिन। ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी एटम का मैग्नेटिक कैरेक्टर डिसाइड करने में। उसके स्पिन का कंट्रीब्यूशन होता है, किसके स्पिन का, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का, कि ओवरऑल उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनका टोटल स्पिन कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसके न्यूक्लियर स्पिन का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पिन का कंट्रीब्यूशन देखा कि सॉरी ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन देखा, वो कितना होता है, म्यू एम म्यू बी एम एल, इस तरीके का होता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन है उसके स्पिन मोशन का कंट्रीब्यूशन हम किस तरह से देखते हैं, उसके स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से। तो इलेक्ट्रॉन का जो बच्चे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बेटा, वो हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, दैट इज म्यू एस इज इक्वल टू जी ई एच कट बाय 2m ms, that is g mu b ms, where ms क्या है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, म्यू बी क्या है, बोहर मैग्नेटॉन, एंड जी क्या है, लैंडेस जी फैक्टर और लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर, एंड दिस म्यू एस इज स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी मदद से हम क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन का कंट्रीब्यूशन समझते हैं। और जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्पिन एग्जिस्ट करता है,
सिमिलर वे में एटम के न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियर स्पिन एग्जिस्ट करता है, और उस न्यूक्लियर स्पिन का बच्चे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना होता है, उस न्यूक्लियर स्पिन का मैग्नेटिक मूवमेंट हम इस तरह से देते हैं दैट म्यू न्यूक्लियस, दैट इज magnetic moment associated with nucleus is equal to Gn mu n mi। ठीक है, इसको यहाँ पे आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको दूसरी जगह लिख देती हूँ कि जो न्यूक्लियर स्पिन का कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर, वो हमारे पास कितना होता है बेटा, न्यूक्लियर स्पिन का कंट्रीब्यूशन हमारे पास होता है mu nucleus, that is nuclear magnetic movement, nuclear magnetic movement ये हमारे पास होता है Gn mu n mi। mi is nuclear magnetic quantum number, mi is nuclear magnetic angular quantum number। mu n है हमारे पास, जिस तरह से बोहर मैग्नेटॉन होता है उसी तरह से न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है, और ये न्यूक्लियर मैग्नेटॉन बच्चे कितना होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन हमारे पास होता है E(h)/2mp, where mp is mass of proton या मास ऑफ न्यूक्लियस आप कह सकते हो। और आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन बोहर मैग्नेटॉन म्यू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक कैरेक्टर के अंदर जो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू जो एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट का, सॉरी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये जो म्यू बी है ये बहुत बड़ा है, बोहर मैग्नेटॉन जो है वो 1000 टाइम्स बड़ा है किससे, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन से, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मूवमेंट कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ एटम है is 1000 times smaller than contribution from electron। तो जब हम डिस्कशन करते हैं तो केवल हम दो कॉन्ट्रीब्यूशंस पे मेनली फोकस करके चलते हैं, दैट इज ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, एंड वी कीप इग्नोरिंग न्यूक्लियर स्पिन कंट्रीब्यूशन इन द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ एन एटम। ठीक है बेटा, हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट आया है, ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट के कंट्रीब्यूशन आए हैं, तो किसी एटम का जब हम टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट डिसाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं सबसे पहले तो कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कितना है और उनका स्पिन कंट्रीब्यूशन कितना है, वो ओवरऑल जोड़ के हम किसी एटम का एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मूवमेंट या उसका स्पिन मूवमेंट डिसाइड करते हैं। और ये जो मूवमेंट्स आए हैं, ये जो एंगुलर मूवमेंट, ऑर्बिटल मूवमेंट आया है, स्पिन मूवमेंट आया है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस तरह रेस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये किस तरह का ओरिएंटेशन लेते हैं, इसी चीज पे हम मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं हम उनको डिवाइड करते हैं इन कैटेगरीज लाइक डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेट्स, पैरामैग्नेट्स, फेरोमैग्नेट्स, फेरीमैग्नेट्स, एंटी फेरीमैग्नेट्स।
ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं आप लोगों को जो है वो ये बताऊंगी कि डायामैग्नेट मटेरियल्स या पैरामैग्नेट मटेरियल्स को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम। देखिए ये ट्रिक हमारे बहुत काम आती है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये मटेरियल हमारा डायामैग्नेट है या पैरामैग्नेट है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे डायामैग्नेट्स और पैरामैग्नेट्स को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान में रहनी चाहिए आपके, जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि इनका जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और पैरामैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है बच्चों वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, बट स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। और सुपर कंडक्टर हमारे पास परफेक्ट डायमैग्नेट्स हैं, उनका ससेप्टेबिलिटी कितना है बेटा, -1 है हमारे पास। तो डिस्टिंग्विश करते टाइम किसी भी सब्सटेंस को या मटेरियल को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो डायामैग्नेट है या पैरामैग्नेट है। देखिए एक और बात, डायामैग्नेट्स को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो दे आर weakly repelled by external magnetic field and paramagnets are weakly attracted by external magnetic field, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, वो ट्रिक क्या है बेटा, अगर किसी एटम के अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, आंख बंद करके आप उसको डायामैग्नेट लिख देना। अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, तो आंख बंद करके उसको पैरामैग्नेट लिख देना। लेकिन एक एक्सेप्शन है आपके पास, वो एक्सेप्शन क्या है बच्चे, वो एक्सेप्शन है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास 10 हैं या 16 हैं, 10 हैं या 16 हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर आपका जो एटम है वो बेटा पैरामैग्नेट ही होगा, डायमैग्नेट नहीं होगा। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है और वो इवन नंबर 10 या 16 है, तो वो डायमैग्नेट ना होके क्या होगा, पैरामैग्नेट होगा। यहाँ से आप एक और कंक्लूजन ऐसे भी निकाल सकते हो कि जिन के कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं वो होंगे डायमैग्नेट, क्योंकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो भी शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो डायमैग्नेट्स। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेट होगा, या ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेट होगा। देखो बच्चों अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं किस तरीके से है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ H2 प्लस लिथियम 2 Li2 प्लस, ठीक है। अब H2 हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या है, इवन है, तो ये हमारा क्या होगा, डायामैग्नेट होगा। ये क्या होगा, डायामैग्नेट होगा।
H2+ यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, दैट इज ओड। तो H2+ जो आयन है बेटा वो कैसा होगा, वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। सिमिलरली Li2 लिथियम के अंदर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और Li2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे बच्चे, 6, दैट इज इवन। तो ये आपके पास होगा डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का। और Li2+ की अगर मैं बात करूं तो Li2+ के अंदर बच्चे कितने होंगे, 5, दैट इज ओड। तो ये आपके पास होगा बेटा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का। ठीक है, Li2+ आपका किस कैरेक्टर का होगा बच्चे, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करती हूँ O2 की, ठीक है, किसकी बात करती हूँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। लेकिन ये अपना कौन सा केस है, एक्सेप्शन वाला केस है। तो 16 भले ही कंप्लीटली फिल्ड शेल है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं O2-, O2-, यानी कि 16 तो इसके पास ऑलरेडी थे, 2 इसने गेन कर लिए, टोटल कितने हो गए, 18, दैट इज इवन। और इवन है तो ये क्या होगा बेटा, डायमैग्नेट होगा। ठीक है, ये तो अपना एक एक्सेप्शनल केस था, ये वाला तो एक एक्सेप्शनल केस था जिसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे इन टोटल। सिमिलरली CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर तुम बात करते हो CO, तो C के अंदर कितने होते हैं बेटा, 6, O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, टोटल कितने हो गए, 14। ये क्या है, इवन। तो ये हमारा कैसा है, सॉरी डायमैग्नेट, कैसा है, डायमैग्नेट का। कॉपर की अगर आप बात करते हो तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आपका किस तरह का होता है, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी लिख लेंगे कॉपर का, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। इसका होता है आर्गन 4s1 एंड 3d10। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो टोटल कितने हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बचता है। तो ये किस तरीके का है, ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का। ठीक है, 10 तो डी शेल तो कंप्लीटली फिल्ड है, एक 2 होना चाहिए था, इधर 1 बच रहा है हमारे पास। अगर कॉपर आयन Cu+ की आप बात करते हो तो Cu+ के अंदर बेटा क्या होगा, ये एक 4s वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, चला गया, तो ये आपके पास बचेगा Ar 3d10। 3d10 का मतलब क्या हो गया, ये 3d10 कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कंप्लीटली फिल्ड शेल हो गया। ये कंप्लीटली फिल्ड शेल, इसका मतलब ये कौन सा है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का है। Cu+ आयन हमारे पास कैसा है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का। इसको इधर लिख देती हूँ मैं, ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, कॉपर के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये तो इसका आउटर मोस्ट शेल के बेसिस पे बताया है मैंने कि इसका जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे 3d10, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है इसकी शेल के अंदर, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बच्चों क्या कर सकते हैं, डाया और पैरा के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायामैग्नेट्स, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेट्स। एक एक्सेप्शन है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 या 16 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और 16 है, देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक, ना कि डायामैग्नेटिक। ठीक है ना।